हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं फिजिक्स फार्मूला की एक सीरीज कर रहे हैं। तो हम लोग इस वीडियो में फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन जो आता है वो एकदम कनेक्ट करेंगे। पहले देखिए, आपको फार्मूला अगर याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल, फार्मेसी का, अब आपका एम्स हो गया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो गई, राजस्थान, RUHS, कहीं पर भी आप बीएससी नर्सिंग, जैसे आपका बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, कहीं पर भी आप बीएससी नर्सिंग दे रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी सिलेबस सेम है, तो आपको सेम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए ये वीडियो नंबर शायद 10 या 11 नंबर वीडियो होगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका प्रोवाइड कर देंगे, पूरी लिंक पूरे प्लेलिस्ट की, तो उसमें आप पूरा फिजिक्स रिवाइज कर सकते हैं। फिजिक्स मीन्स फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, आप इसी चैनल पे तैयारी भी कर रहे होंगे, जो भी स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है, और जो वीडियो रिवाइज कर रहे हैं, कैसे वीडियो को रिवाइज करना अभी लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। देखिए टाइम पीरियड, फर्स्ट जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट। क्वेश्चन पूछता है कि बार मैग्नेट का टाइम पीरियड बताइए। तो ये फार्मूला T = 2 पाई रूट में I/mh, रूट में I/mh। तो ये I क्या हो जाता है, I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, m की वैल्यू भी दिया रहेगा, h की वैल्यू। आप डायरेक्ट ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। नेक्स्ट में कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर होता है, आपको मैंने बताया है कि ये जब आप सीरीज और पैरेलल की बात किए हैं, तो अगर कैपेसिटर को पैरेलल में आप ऐड करते हैं, ये पैरेलल होता है। अगर पैरेलल में ऐड किया जाता है तो इसको R1 + R2 किया जाता है, मतलब ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। यही कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा होता ना, तो इसको क्या करते, इसको डिवाइड कर देते हैं, 1/R1 + 1/R2 करते, तो डिवाइड करते। तो कैपेसिटर पैरेलल में अगर है तो उसको जोड़ना रहता है। नेक्स्ट में ये सब चीज़ें कराई गई हैं क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए नेक्स्ट में, देखिए इफ़ बोथ कॉइल्स, अगर दो कॉइल हैं, मान लीजिए दो कॉइल हैं और कनेक्ट हैं पैरेलल में, जैसे दो कॉइल हैं कनेक्ट हैं पैरेलल में, दो कॉइल हैं, एक कॉइल ये हो गया, फिर एक कॉइल ये हो गया, ये कनेक्ट किस में है, ये कनेक्ट हैं पैरेलल में। देखिए ये तो सीरीज में हो गए, अगर पैरेलल में आपको कनेक्ट करना है तो ऐसे करेंगे। ये दो कॉइल हैं कनेक्ट हैं किस में, पैरेलल में। द टाइम टेकन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉयल विल बी, अगर देखिए जैसे वो गर्म नहीं करते हैं, वाटर गर्म करते हैं, कॉइल तो ही रहता है, रॉड रहता है, वो कॉइल एकदम नीचे पे किया रहता है हैंडल पे, यहाँ एकदम नीचे। तो वो दो कॉइल पैरेलल में अगर कनेक्ट किए गए हैं, और एक क्या कह रहा है, बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉयल कर रहा है, तो उसका टाइम अगर निकालना है तो T2 + T1 अपान में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर प्लस करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम में आ जाएगा, तो टाइम पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पे ये देखिए, ये जो बीटा रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बीटा रेज जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है कि नहीं, तो नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू क्यूरीस लॉ, ये देखिए क्यूरीस लॉ के अकॉर्डिंग एक फार्मूला होता है। तो ये देखिए क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला जो होता है 1/T होता है, ये देखिए। तो ये क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, क्यूरी कांस्टेंट की वैल्यू, तो 1/T ये देख लीजिएगा, ये आप क्यूरी अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में बाइंडिंग एनर्जी, हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि बाइंडिंग एनर्जी बताइए। ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला आप नोट कर लीजिए कि बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम मास डिफेक्ट होता है। मास डिफेक्ट की वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको AMU में रखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में उसकी वैल्यू रखेंगे, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से, 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाता है। या फिर बाइंडिंग एनर्जी एक फार्मूला ये भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी के लिए, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू C²। अब C² क्या होती है, C क्या होता है, C यार स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो स्पीड की लाइट चलती है कितनी होती है,
3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, सी की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे सी स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 3 त्रिका 9 इंटू 8 दूना 16। ये देखिए ये वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करेंगे यहाँ पे सी में। सी की वैल्यू आपका क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और डेल्टा एम मास डिफेक्ट तो वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो ये फार्मूला आप नोट करिए और एक फार्मूला ये नोट कर लीजिए, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी अगर पूछता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट में ये देखिए डेल्टा एम, ये जो मास डिफेक्ट होता है अगर निकालना है तो ये देखिए जेड एटॉमिक नंबर, और ये देखिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये भी आप फार्मूला लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन ये दो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेवल हो जाता है, लेवल हाई लेवल का। नेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का फार्मूला ही बता दीजिए। बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होती है, तो ये देखिए यल एम डेल्टा लेमडा एम टी क्या होती है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है, लेमडा एम टी कांस्टेंट होती है। तो ये कांस्टेंट को वैल्यू अगर कांस्टेंट हटानी है ना, तो ये देखिए ये आप डेल्टा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के इनवर्स लिख सकते हैं, या इसी को इनवर्स को हटाने के लिए इसको रूट में कर दीजिए। ये देखिए रूट में किया गया है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा एम हो गया और इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट 1 क्या हो जाएगा टी भी हो जाता है। तो ये 2-3 ऐसे इसी को एक को चेंज किया गया है। -1 को अगर टी के पावर -1 है इसको चेंज करना है तो ऐसे कर दीजिए। अब 1/t को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो टी इनवर्स कर देंगे ना, यही तो वैल्यू हो जाती है। फिर उसके बाद अगर t-1 को अगर और एक तरीके से चेंज करना है तो इसको रूट के अंदर कर दीजिए। तो ये तीनों चीज़ें सेम हैं। तो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देख लीजिएगा एक बार, फार्मूला तो पता होना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर बताइए, वहाँ पे कुछ वैल्यू एरिया दे देता है, लेंथ दे देता है और रेजिस्टेंस पूछ लेता है। तो ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए L/A। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर का निकालने के लिए वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये देखिए वर्क डन अगर पूछ लेता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाई गई है, वर्क डन बताइए। तो वर्क डन देखिए W क्या हो जाता है, माइनस में 1/γ-1 हो जाएगा, और P फाइनल B फाइनल माइनस P इनिशियल B इनिशियल। अब ये देखिए अगर PB ये PB जो R हो जाता है तो ये फार्मूला लगता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस में। वर्क डन देखिए -1 γ-1 कैपिटल R T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट में देख लेते हैं हम और कुछ चीज़ें इसमें अगर इंपॉर्टेंट होगी। रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा होता है तो फिर क्या आपको उसको, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा होता है तो उसको ऐड कर लेने होते हैं। ये इस पे क्वेश्चन काफ़ी कराए गए हैं। जब आप जाएंगे इलेक्ट्रिक करंट वाला करेंगे वो आप प्ले लिस्ट में, तो समझ में चीज़ें आएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालना है तो F=K तो कांस्टेंट होता है Q1 Q2/R², ये फार्मूला लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो E=KQ/R², ये फार्मूला लगा देंगे। फिर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा तो पोटेंशियल V से शो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाएगा तो U से शो करते हैं। ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। और ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स F=QU, ये फार्मूला नोट करिएंगे। और इलेक्ट्रिक ये देखिए ये भी है एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये आप नोट करिए। और ये पोटेंशियल का ये फार्मूला नोट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब इज, ये देखिए रेजिस्टेंस पूछता है तो R=V²/P, ये फार्मूला आप रट लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। अगर पावर यहीं पे पूछता है तो पावर=V²/R, क्योंकि R को इधर कर दिए P को और ये R को इधर ले आए, वही चीज़ कन्वर्ट किया गया है। कभी पावर पूछ लेता है, कभी रेजिस्टेंस पूछ लेता है। रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, अगर रेजिस्टेंस जो है वो किस में कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो और रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो N²/R, N कितना नंबर होगा और R रेजिस्टेंस जितना दिया रहेगा। नेक्स्ट में देखिए रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, अगर गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट होना है वोल्टमीटर में तो R=B/Ig-G, ये फार्मूला देख लीजिएगा, ये फार्मूला नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर यहाँ पे
कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स से एक बार शायद ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था, तो काफ़ी स्टूडेंट उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्ट जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडी हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, उसके बीच अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पूछता है तो F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर। एक दो मास है ना, एक मास का एक बॉडी का मास, दूसरे बॉडी का मास, आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल की वैल्यू आपको निकालना है, तो एफ आर स्क्वायर एम कैपिटल एम स्मॉल एम। वैसे तो डायरेक्ट ग्रेविटेशनल वैल्यू की पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। भाई साहब कितनी बार मैंने 10-12 बार तो बताया हूँ वीडियो में, अलग अलग वीडियो में। तो अगर नहीं देखे हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो वीडियो भाई दिनों रात पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं फिर मज़ा नहीं आएगा, सिलेक्शन रुक जाएगा, तो फिर घबराएंगे कि तैयारी तो किया था लेकिन बस CET नीट चैनल से सिर्फ लगभग 100 वीडियो देखे थे, तो 100 वीडियो देखने से नहीं होगा। 600-700 वीडियो हैं, सभी रिवाइज करने हैं। 15 मार्च तक टारगेट में दिया हूँ, पूरी कंप्लीट करिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है उसका देख लीजिएगा, उसका बीमा यहाँ पे दिया गया है m-1, ये उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बीमा यहाँ पे है। तो बीमा तो डायमेंशन तो याद ही कर लीजिए, m-1 हो जाएगा, l के पावर 3 t के पावर -2, तो ये तो डायमेंशन हो गया। और अगर यहीं पे चलिए बता ही देते हैं, काफ़ी स्टूडेंट तो नए होंगे, अभी सुन रहे होंगे पहली बार ना, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर वैल्यू देखा जाए तो 6.67 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा भाई, याद कुछ आया कि नहीं? 10 के पावर -11 कर दीजिए, माइनस में वैल्यू रहेगी 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो जाती है किसकी वैल्यू हो जाती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब जी की वैल्यू हो जाती है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो जाती है टोटल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट में देखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्रेस स्प्रिंग। अगर ये कंप्रेस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाता है, ये मान लीजिए स्प्रिंग है, अब इसकी तो वैल्यू यहाँ डिस्टेंस इतनी है, लेकिन इसका कंप्रेस करके आगे देखिए ये इतना कर दिया गया, इतना डिस्टेंस कर दिया गया। अब दोनों का डिस्टेंस देता है व्हिच इज गिवन बाई, तो आप x रोड में mv² बाई क्या है k की वैल्यू, यहाँ पे सब चीज़ दिया रहेगा, आपका क्वेश्चन में बस पुट करना रहेगा। टॉर्क ऑन द व्हील, ये देखिए टॉर्क क्या हो जाएगा, अगर टॉर्क पूछता है किसी व्हील किसी चक्र में तो ये टॉर्क I/α हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में चलिए यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी देख लीजिए, v इक्वल टू यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, हाँ एंगुलर वेलोसिटी देखिए, एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम, ये फार्मूला आप रट लीजिए। और एंगल को रेडियन में रखते हैं और टाइम को सेकंड में रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे इंड्यूज EMF इंड्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये v इक्वल टू d∅/dt, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट में चलिए इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला Q/T, ये भी रटा होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिक करंट NE/T, या फिर इलेक्ट्रिक करंट Q इंटू फ्रीक्वेंसी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एन क्या होता है? एन मोल होता है और इस इलेक्ट्रॉन होता ही है। नेक्स्ट में चलेंगे और कुछ चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं कि कवर करें, क्योंकि फार्मूला ही है, फार्मूला को वो नोट करना है और उसको अप्लाई करना है। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक याद कम होती हैं। पार्टिकल फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी n1 -n2/2, ये भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाया गया है, कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन लगवाए गए हैं, देखिए फिर हाँ यहाँ पे देखिए दिया रहेगा आपको, यहाँ एक पार्टिकल है, मास उसका m है, रिवॉल्विंग मतलब वो घूम रहा है इन हॉरिजॉन्टल सर्किल में, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल है उसमें घूम रहा है, ऑफ ए रेडियस विथ काइनेटिक एनर्जी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, अब आपका क्या पूछा जाएगा यहाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो पूछा जाए, तो के दिया रहेगा, बस रख कर सॉल्व करो। तो के क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ½ mv², काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो सबको पता ही है, ½ mv² होता है, और पिछली बार इस पर क्वेश्चन भी आया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं टाइम पीरियड अगर निकालना है तो ये देख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जस्ट अबव द
अर्थ डेंसिटी ऑफ अर्थ, देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू। तो ये आप फार्मूला देख सकते हैं। वैसे तो ये रिड्यूस सिलेबस से हो गया है, तो यहाँ से कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा। इन केस आप सिंपल पेंडुलम वाला देख लीजिए, इन केस आप सिंपल ग्रेविटेशनल देखिए, ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ना भले रिड्यूस हो गया है फिजिक्स से, लेकिन 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन हर साल बनता है बाय ग्रेविटेशन से। इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम का देखिए टाइम पीरियड अगर पूछता है तो 2π√L/g ये फार्मूला है, तो सभी को रटा होता है और एकदम टिप पे होता है। और ये भी देखिए, ये भी t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, अगर लेंथ 1 गुना बढ़ाएंगे ना तो टाइम पीरियड 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है और ये तो आप नोट कर ही लेंगे। नेक्स्ट में चलिए इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ रॉकेट, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दी मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी, यहाँ पूछ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी से शो करते हैं E/c। ई क्या हो जाता है, ई हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और सी क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्री स्पेस होता है वो। तो सी स्पीड ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस। तो ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे। ये देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट जब उड़ता है भाई तो T-mg =EMA, ये फार्मूला। इनिशियल थ्रस्ट आपको पूछता है कि इनिशियल में थ्रस्ट कितना लगता है रॉकेट पे, तो ये आप लिख लेंगे कैपिटल T स्मॉल m G+A। एक्सीलरेशन G का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, M की वैल्यू दिया रहेगा। पावर एक्सीलरेशन व टर्बिड विल बी, तो ये आप देख सकते हैं, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पावर पूछता है जनरेटर बाय द टरबाइन विल बी, जो टरबाइन एक इंजन नहीं होता है वो कितना पावर लगाती है, तो पावर इन =mgh/T, या फिर पावर आउट, यहाँ पे इन है यहाँ पे आउट है, इफिशियंसी परसेंटेज माइनस मल्टीप्लाई P इन पावर इन, या फिर पावर आउट में %/100 × P इन पावर इन। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फेज डिफरेंस, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेज डिफरेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड, वो जब आप पढ़ेंगे ना, ये देखिए ये ऐसे बनाया नहीं रहता है नोड और एंटी नोड, ये हो जाता है क्या हो जाता है, ये नोड हो जाता है, ये एंटी नोड हो जाता है। जब आप वेव पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में चीज़ें आएंगी। ऐसे बनाया नहीं रहता है, ऐसे यहाँ पे ये देखिए ऐसे ऐसे चलता है, तो यहाँ पे नोड हो जाती है, एंटी नोड हो जाती है। तो वही चीज़ कह रहा है, फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन नोड एंड एंटी नोड के बीच। तो फेज डिफरेंस ΔX से को शो करते हैं λ/4। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर ये ΔΦ 2π/λ × dx, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और अगर नोड एंड एंटी नोड के बीच फेज डिफरेंस पूछता है तो डायरेक्ट यही इतना ही होता है, ΔΦ π/2 होता है। फार्मूला ये सब दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट डाउन करके रखिएगा। टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि टाइम पीरियड मैग्नेट का टाइम पीरियड बताइए, तो T = 2π में L/EM BH। BH क्या है, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंस जो होता है वो चीज़ रखते हैं, दोनों के बीच में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, इसका फार्मूला रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी /1/√में LC दिया गया है। तो ये आप रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। यंग फ्रिंज विड्थ, ये देखिए बीटा क्या होता है, जो फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई लंबाई होती है वो होता है। तो यहाँ पे यंग फ्रिंज विड्थ बीटा से शो करते हैं λ × D/D, ये फार्मूला आप देख लेंगे। या फिर D = विड्थ ऑफ फ्रिंज होता है, विड्थ ऑफ चौड़ाई होती है, फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो बीटा होती है। तो D = λ/b, इस पर भी क्वेश्चन लगवाए गए हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा। करंट डेंसिटी का फार्मूला देख लीजिए, J से शो करते हैं I/एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आप नोट करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। समझ में चीज़ें आती हैं तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होती है जब फार्मूला याद रहेगा। यहाँ देखिए कैपिटल T = 1.4 × T², ये भी फार्मूला टाइम पीरियड निकालने के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको ज़रूर आप देख के चलिएगा। नेक्स्ट में एक फार्मूला ये भी है, N = 0.693/T², इसी को इधर किया गया है, इसी को इधर किया गया है, वहाँ पे N की वैल्यू दिया रहेगा। तो T² की वैल्यू भी आप यहीं से निकाल सकते हैं, इसको इधर कर देंगे, N की वैल्यू नीचे कर देंगे, तो दोनों फार्मूला आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हाँ ये फार्मूला आप लिख लीजिए R1/R2 A1/A2 का होल 1/3। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को
कहते नहीं है घुमाव फिराव किया गया, तो वही है। आगे क्वेश्चन इस पे हम बता देंगे कि कैसे कराए गए हैं क्वेश्चन। आप जब रेडियस का क्वेश्चन लगाएंगे ना तब वो आएगा जो एक फार्मूला, और यही इसी का एक रूपांतरण और होता है, आर इजकल टू आर नाट होता है, फिर ए बाई कितना होता है 1/3 होता है। इसी को तो चेंज करके ये फार्मूला लेके आया गया है ना, इसी से आया है ये फार्मूला। तो ये फार्मूला दोनों आप नोट कर सकते हैं। ये रेडियस निकालने के लिए आता है, हीलियम न्यूक्लियस का कभी दे देगा तो उसी का निकालना रहता है। नेक्स्ट में चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए, इफ़ द रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज आर, रेडियस ऑफ द प्लेनेट आर दिया गया है, डेंसिटी रो इज स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस विल बी। सरफेस पे स्केप वेलोसिटी देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो स्केप वेलोसिटी सरफेस पे Gm/2/r स्केप वेलोसिटी ये आप देख सकते हैं रूट में ये दिया गया है। स्केप वेलोसिटी एक बार तो पूछा गया था कि सरफेस पे कितना होता है, जैसे यहाँ पे स्केप वेलोसिटी तो सरफेस पे फार्मूला दिया गया है। एक बार डायरेक्ट स्केप वेलोसिटी फॉर सरफेस पे पूछा था, एक बार मून सरफेस पे, चंद्रमा के सरफेस पे पूछ लिया था। मून सरफेस SURFACE मून सरफेस पे पूछा था कि स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, तो आप लिख सकते हैं 2.38 किलोमीटर पर सेकंड होती है। कितना होती है? 2.3 किलोमीटर पर सेकंड होती है मून पर, मून सरफेस पे स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे आप स्केप वेलोसिटी कितना, अर्थ पे स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, अगर अर्थ पे धरती पे बात किया जाए कि स्केप वेलोसिटी ESCAPE स्केप VELOCTIY स्केप वेलोसिटी, अगर अर्थ पे स्केप वेलोसिटी पूछा जाए तो आप कितना लगाएंगे। मून पे तो मैंने बता दिया, अब आप अर्थ पे बता सकते हैं तो इसका फार्मूला हो ही जाता है इजकल टू रूट में यहाँ भी स्केप वेलोसिटी इजकल टू 2GRE, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे 2GRE। अब इसकी डायरेक्ट जब ये पूरा आप सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जब रखेंगे इस फार्मूले में तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। अब स्केप वेलोसिटी होती क्या है ये भी तो पता होना चाहिए कि स्केप वेलोसिटी क्या होती है। 2-3 बार तो बोल दिए स्केप वेलोसिटी, काफ़ी स्टूडेंट को पता है, काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता है। स्केप वेलोसिटी भाई वो होती है ना कि मान लीजिए कोई चीज़ हम लिए हैं हाथ में और इतने स्पीड से अगर धरती पर से हम फेंकते हैं ना तो फिर वो वापस नहीं आएगा, उसी को स्केप वेलोसिटी, मतलब वो स्केप हो गया, मतलब वो नष्ट हो गया, फिर वापस लौट के नहीं आएगी। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की फेंक पाएँ तो ये तो नामुमकिन है कि हाथ से हम फेंक पाएंगे, कोई इक्विपमेंट आप यूज करते हैं तभी फेंक पाएंगे, नहीं तो नहीं फेंक पाएंगे। तो वो चीज़ होती है। नेक्स्ट में चलिए यहाँ पे देखिए, एक बाल है, रोल ऑफ एज, किनारे पे क्या कर रहा है, रोल लुढ़क रहा है ऑफ ए हॉरिजॉन्टल टॉप, हॉरिजॉन्टल टॉप से ऐसे जैसे बनाया गया है, ये एक टॉप बनाया गया है, यहाँ से ये मान लीजिए लुढ़क रहा है कोई है, तो वहीं से पूछ रहा है कि बॉल की जो हाइट अगर निकालना है तो हाफ GT² से निकालेंगे, अगर टाइम पीरियड निकालना है तो रूट में 2h/g कर देंगे, और अगर उसी का आप वेलोसिटी निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। ये तीनों फार्मूला आप देख लीजिएगा। फिर नीचे हम लोग चलते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोग देखना हो तो देख सकते हैं। मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, ये देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक P/μ/mg, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं कॉनकेव मिरर का, तो ये चीज़ें तो मैंने बता ही दिया है, ये फार्मूला भी बता दिया था, तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद शिफ्ट इक्वल टू n फ्रिंज विड्थ, ये चीज़ें हो जाएंगी यहाँ। हाँ, ये देखिए शिफ्ट इक्वल टू n फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ अगर शिफ्ट किया जाता है तो उसका थिकनेस t हो जाएगा μ/n, लेमडा और n, ये फार्मूला आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी आप देख लीजिए, इफ़िशियंसी का फार्मूला देख लीजिए। इफ़िशियंसी जो शो किया जाता है इससे ईटा से शो किया जाता है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ये हो जाएगा, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इफ़िशियंसी पूछता है अगर इंजन उंजन की। हाँ, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हीट सप्लाइड पूछता है कि हीट सप्लाई, तो NCV डेल्टा T, मोनोएटामिक डायटामिक, यम नंबर ऑफ मोलर आइडियल, CB क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक, ये जो CB है ना ये मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, और ये डेल्टा T क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ वैल्यू देख सकते हैं एक बार। तो फिर मोनोएटामिक का पूछा जाता है कि जो
एफ की वैल्यू कितना होती है। जैसे यहाँ पे सी बी जो निकालना है, मोलर स्पेसिफिक हीट, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट बताइए, हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोलर स्पेसिफिक हीट पूछता है क्वेश्चन, मोलर स्पेसिफिक हीट अगर पूछेगा तो सी बी एफ बाई आर, ये फार्मूला रटा होना चाहिए। अभी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ये आप डिग्री ऑफ मोनो एटामिक अगर वहाँ पे दिए होता है, मोनो एटामिक क्या होते हैं, जैसे N2 तो डाई एटामिक हो जाता है, जैसे हीलियम हो गया, फिर उसके बाद नियान आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ऐसे ऐसे देते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन हो गया, तो ये सब मोनो एटामिक होते हैं। तो मोनो एटामिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, डाई एटामिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, ट्राई एटामिक का 6 होता है। तो ये आप रखेंगे, एफ की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे फिजिक्स के हम लोग काफ़ी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसके जो फार्मूला हैं वो भी कर लेंगे कि फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं तो हाँ सॉल्व होने चाहिए। और कुछ चीज़ें देखिए, हर आपको छोटी छोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। जैसे अभी मैं बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें कुछ बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻19 क्या होता है, 19 जूल होता है। ये मैंने काफ़ी बार बताया है वीडियो में। ये भी बताया कि 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻13 जूल हो जाता है। ये भी काफ़ी बार बताया है। फिर काफ़ी चीज़ और, जैसे हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल चैप्टर की बात किए थे। जब ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे कैप्लर्स लॉ आता है। एक साइंटिस्ट का नाम है डायरेक्ट कैप्लर्स लॉ, KEPLERS, कैप्लर्स लॉ हो जाते हैं, कैप्लर्स लॉ। अब कैप्लर साहब ने 3 नियम दिए थे। एक फर्स्ट रूल दिए थे, फर्स्ट लॉ दिए थे, इनका फर्स्ट लॉ था, सेकंड लॉ था और फिर उसके बाद थर्ड लॉ था। तो ये कैप्लर्स लॉ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने कैप्लर्स लॉ का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों एक्सप्लेन किया है कि कैप्लर्स फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है। जैसे लिख लीजिए आप KEPLERS, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। यार देखिए, लिखने से आप जाएंगे, ग्रेविटेशनल वाला जो चैप्टर में करा है उसको एक बार जरूर देखिएगा। कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ जो है उसको क्या बोला जाता है, उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है, ORBIT बोला जाता है। फिर सेकंड लॉ की बात करेंगे, सेकंड को क्या बोला जाता है, तो लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है, LAW, लॉ ऑफ AREA बोला जाता है। अगर थर्ड की बात करेंगे, थर्ड को क्या बोला जाता है, तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोला जाता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, TIME, टाइम PERIOD, टाइम पीरियड बोला जाता है। तो थर्ड लॉ मैंने बताया नहीं था, T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R³ बताया था, ये भी बताया था। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है, तो ये बताया था। इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस था। तो ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से बताई गई हैं। और ये भी बताया कि कैप्लर्स लॉ के बाद मास, हाँ एक चीज़ और, मास ऑफ अर्थ पता है, मास, अर्थ का मास पता है कि मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना होता है, EARTH, अर्थ। तो ये हो जाता है 6 × 10⁻24, ये भी बताया गया है kg में होता है। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाता है, अर्थ का रेडियस की अगर बात किया जाए, R से शो करते हैं रेडियस, तो ये R जो होता है ये डायरेक्ट कभी कभी देता है ऐसे 6400 किलोमीटर कभी कभी देता है, या फिर कभी कभी इसी को अगर मीटर में चेंज करता है तो 6.4 × 10⁻6 मीटर में चेंज कर देता है। तो ये मीटर में कभी ऑप्शन में देगा, कभी आपका किलोमीटर में देगा, तो ये भी देगा। फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं आपको कवर करनी चाहिए। हाँ एक बार तो ये भी पूछ लिया था, पावर निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था फिजिक्स में और पूछा था पावर बताइए, तो वहाँ पे वर्क की वैल्यू दे दिया था और टाइम का मान दे दिया था, दोनों की वैल्यू दे दिया था। बस आपको क्वेश्चन पुट करना था, पावर निकल जाएगा। वहाँ दे दिया था वर्क की और टाइम का, तो पावर आसानी से निकल जाएगा। और पावर की यूनिट क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि पावर की यूनिट क्या होती है, तो वाट होती है। वाट होती है, पावर की यूनिट होती है। अब वाट तो होती है, लेकिन एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया ना कि 1 वाट बराबर कितना होता है, जूल में अगर इसको कन्वर्ट करें, 1 वाट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा, तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, 1 जूल पर सेकेंड।
पर क्या हो जाएगा, पर सेकंड। कभी कभी ऐसे लिखा रहता है 1 जूल सेकंड के इन्वर्स कर देगा, वो 1 जूल सेकंड इन्वर्स, तो 1 जूल पर सेकंड इसी को बोलते हैं। 1 वाट बराबर आपको पता चल गया। एक बार तो ये भी बोला था 1 वाट इक्वल टू कितना होता है, ऐसे वैल्यू दिया था 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, फिर मीटर स्क्वायर, फिर पर सेकंड क्यूब दिया था, ऐसे भी दिया था। तो ये सब वैल्यू ऐसे छोटी छोटी वैल्यू करके दिया जाता है और आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है। तो ऐसे आप पूरे अच्छे से याद करके चलें। और हाँ, एक बार ये भी दिया गया था, वर्क पूछा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगाना था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी फार्मूला आप नोट करके चलेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क की ये भी क्या है, ये भी फार्मूला है। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला, ये भी आप नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाता है mgh, एम का वैल्यू दिया रहेगा, जी की वैल्यू, एच की वैल्यू आप रखेंगे, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो mg न्यूटन ही होता है। फिर ये चीज़ें हो जाएंगी। और हाँ, इतना ही चीज़ें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें और कवर करेंगे। देखिए एक सीरीज़ चल रही है, फिर इसकी ये शायद 10वीं या 11वां नंबर वीडियो होगा, वो आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब प्लेलिस्ट में कैसे वीडियो रिवाइज करनी है, न्यू स्टूडेंट और जो अभी पुराने स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन ज़्यादातर, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हैं, आप ऑफलाइन जाकर कानपुर, लखनऊ, कहीं पर भी नीट की कोचिंग जो MBBS BMS BHMS के लिए होता है, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो काफ़ी बच्चे वही तैयारी करते हैं और जाके शहरों में फिर उसके बाद नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, वो अच्छा नंबर गेन कर जाते हैं। लेकिन अगर उनसे फाइट करना है आपको, तो आपको मेहनत बहुत एकदम दिनों रात पढ़नी पड़ेगी। काफ़ी स्टूडेंट को मैं कमेंट में बोलता हूँ कि अगर सिंपल क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि दिनों रात पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए काफ़ी स्टूडेंट पढ़ भी रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वो तो डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करेंगे। लेकिन आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए मैं सजेशन देता हूं कि एक मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, उस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दिखा देंगे। अभी चलिए चैनल एक बार खोल लीजिए, सर्च कर लीजिए, मैं उस वीडियो को दिखा देता हूँ। नीट चैनल को सर्च करिए। जैसे ही आप सर्च करेंगे, देखिए आप मेरे चैनल पे ओपन होगा, ये मेरे चैनल का लोगो आपको मिल जाएगा, ये चैनल का नेम मिल जाएगा। इसी लोगो पे क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, देखिए चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको वीडियो कहाँ पे रिवाइज करनी है। यहाँ लाइव सेक्शन में 8-10 वीडियो है, यहाँ पे 600-700 वीडियो है। अब 600-700 वीडियो ये है तो, लेकिन आपको कैसे रिवाइज करना है, ये देखिए वीडियो सेक्शन में जाइए ना, इसी वीडियो सेक्शन में जाइए और ये वीडियो अगर देखना है रिवाइज कर, आपको देखना है कैसे मेरे चैनल के थ्रू तैयारी करना है, तो ये वीडियो अभी देखिए मैंने कल ही ये वीडियो अपलोड किया था। तो ये वीडियो आप टोटल एक एक स्टेप देख लीजिए और PDF को टेलीग्राम पे चैनल को इसका PDF सेंड कर दिया गया है। उस PDF के माध्यम से आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और काफ़ी स्टूडेंट